अनंत विजय, इस बार की संसद की तस्वीर अलग होगी क्या? स्पिरिट जो है पार्लियामेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट ज्यादा बेहतर नजर आएगी क्या? अब स्पिरिट का क्या है वो तो आप जैसे देखना चाहती हैं, जैसा महसूस करना चाहती हैं। स्पिरिट तो वो है जिसको आप किसी भी आइदर वे इंटरप्रेट किया जा सकता है। मुझे लगता है अभी हम डिप्टी स्पीकर की बहुत बातें कर रहे थे, विजय जी ने संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की हमारे सामने। और बार बार ये कहा जाता है कि ये एक परंपरा है। ये परंपरा शुरू कब से हुई ये भी हमें देखना चाहिए। क्या ये परंपरा शुरुआती 4 लोकसभा में इसका पालन हुआ, क्या 91 में इसका पालन हुआ, क्या उसके बाद इसका पालन हुआ? इसको भी जरा देख लेना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सुविधाजनक तरीके से स्पिरिट को अपने हिसाब से व्याख्यायित कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार जो पार्लियामेंट होगी वो बहुत दिलचस्प होगी। और मैं कई वर्षों से, मतलब 4 जून के बाद से मैं ये कह रहा हूं कि अब पत्रकारों का अमृत काल आ गया है। तरह तरह के सिगुफे, तरह तरह के बयानों को अपने हिसाब से, अब वो 6-8-9 सीटों वाली पार्टी संजय राउत की बात को इतनी तवज्जो दी जा रही है, लेकिन बाकी जो चिराग पासवान 5 और शिंदे 7-8 सांसदों का जो दल है उसको तो बीजेपी की बी टीम बता दिया जाता है। तो नहीं, अनंत विजय, एकनाथ शिंदे की भी अगर तलखियां सामने आएंगी और एकनाथ शिंदे भी अगर कहेंगे कि 400 पार के नारे का नुकसान हुआ, संजय निषाद अगर कहेंगे, ओपी राजभर अगर कहेंगे कि भाई भीतर घात हुआ और इस बार नहीं बख्शूंगा किसी को, तो बयान सिर्फ एक नहीं है ना, बयान तो बहुत सारे हैं। सिर्फ संजय राउत के बयान चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी। इनको कोट नहीं कर रहे हैं। अजीत पवार की नाराजगी रही कि नहीं रही, बताइए कैबिनेट को लेकर। छगन भुजबल ने कहा कि नहीं कहा कि जो ऑर्गेनाइजर में लेख छपा वो अजीत पवार पर सारा हार का ठीकरा फोड़ना जायज नहीं है। ये तो छगन भुजबल का स्टेटेड रिकॉर्ड में स्टेटमेंट है। मैं वही कह रहा हूं कि अब जब मैं अमृत काल की बात कर रहा हूं गरिमा जी ना, तो यही है एक अमृत काल कि अपने हिसाब से, जैसे मोहन भागवत जी के बयान को, उसमें से रामगिरी जी महाराज के हवाले से जो कहा गया उसकी एक पंक्ति उठाकर उस पर हाहाकार मचा दिया गया। उसी बयान में मोहन भागवत ने यह भी कहा है कि पिछले 10 साल में भारत की स्थिति बहुत अच्छी हुई, आर्थिक स्तर पर अच्छी हुई, सामरिक स्तर पर अच्छी हुई, सांस्कृतिक स्तर पर बहुत अच्छी हुई। इसके अलावा उन्होंने मणिपुर पर जो बात कही, ऐसा वातावरण बनाया गया कि मणिपुर पर संघ पहली बार बोल रहा है। मणिपुर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने 2023 के जो विजयादशमी का संबोधन होता है उसमें भी विस्तार से बोल चुके हैं। हाँ, बिल्कुल बोले। लेकिन अनंत जी एक सेकंड, मैं एक और थोड़ा सा ज्यादा बेहतर सवाल पूछ लेती हूं आपसे। बिल्कुल बोले मोहन भागवत, मैं आपकी बात से एकदम इत्तेफाक रखती हूं, लेकिन यानी कि अगर अब बोले और चुनाव की बात बोले और ये बोले कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है, तो इस पर गौर किया जाना चाहिए था। ये फेलियर तो रहा ना। अगर मोहन भागवत ने कहा कि चुनाव के बाद जो दल जितना जीत कर आए उसके बाद संसद में सहचित्त बनाने का प्रयास हो, कंसेंसस बनाने का प्रयास हो, तो ये इंडिकेशन तो हुआ ना। मोहन भागवत ने इसके अलावा भी एक बात कही कि विद्या का दुरुपयोग जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने किया और जिस प्रकार से मिथ्यावाचन किया गया और जिस प्रकार से भ्रम फैलाया गया, मुझे लगता है कभी कभार उस पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए। जितने उत्साह पूर्वक और आह्लादित होकर हम चुनिंदा शब्दों के आधार पर सरकार के उनके बयान, सरकार पर उसके प्रहार के रूप में देख रहे, मुझे लगता है अगर मोहन भागवत की बात कर रहे हैं तो किसी दिन एक कार्यक्रम विपक्ष को उनकी नसीहतों पे भी करना चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमारे देश में विद्या का ये मतलब नहीं है कि किसी को अपमानित किया जाए, कभी उस पर भी कर लीजिए। और अब तो विपक्ष की संख्या भी बहुत बढ़ गई। अच्छा अनंत जी, आपको नहीं लगता कि सरकार तो वही पार्टी चलाएगी ना जो नंबर ज्यादा लेकर आएगी? सरकार किसको चलाना है? सरकार चलाने का दायित्व किसका है?
गरिमा जी, आपने कार्यक्रम के शुरुआत में पहली पंक्ति यही कही कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। हाँ। तो जब बहुमत नहीं है सरकार के पास, तो अब तो एकदम लेवल प्लेइंग फील्ड है ना, जिसकी मांग विपक्ष बहुत दिनों से कर रहा था। तो जब लेवल प्लेइंग फील्ड की मांग पूरी हो गई, तो उस बयान को दोनों पर समान रूप से लागू करना। और मैं तो ये कहती हूँ अनंत जी, आप कह रहे हैं विपक्ष मांग कर रहा था लेवल प्लेइंग फील्ड की, ये बात तो प्रधानमंत्री को भी खलती थी, उनको भी खलिश थी कि भाई मजबूत विपक्ष होना चाहिए। मजबूत विपक्ष मिल गया। लेकिन अनंत विजय, एक बड़े प्रिसाइज सवाल का जवाब दीजिए, संसद इस दफा कंस्ट्रक्टिव कुछ काम देखेगी या विपक्ष जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो मजबूत हुआ है, वो विपक्ष कंस्ट्रक्टिव की जगह हो हल्ले में दिखेगा? सरकार कंसेंसस बना पाएगी, नहीं बना पाएगी? संसद की तस्वीर ये 9 दिन की कैसे देख रहे हैं आप? मुझे लगता है कि पहला, अगर आप सिर्फ 9 दिन की बात पूछ रही हैं गरिमा जी, तो इस बार संसद हंगामे की भेंट चढ़ेगा। पिछले 5-10 साल से विपक्ष की जो दबी हुई आकांक्षा थी, हाँ। उन आकांक्षाओं को लेकर उसका प्रकटीकरण संसद में शोर शराबे के तौर पर होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको अपनी धमक भी दिखानी होगी कि हाँ, हम संख्या बल के हिसाब से संसद में आ गए हैं। लेकिन ये जवाबदेही जितनी विपक्ष की है उतनी ही सरकार की भी है कि एक तरह से दोनों पक्षों को आमने सामने बैठकर संसद को कम से कम चलने देना चाहिए। मुझे लगता है कि संसद को चलने देना चाहिए विनोद जी। लेकिन मुझे कंस्ट्रक्टिव विपक्ष से बहुत उम्मीदें हूं, ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा विपक्ष विनोद जी। अब क्योंकि नीट को लेकर एक बड़ा बवाल है इस देश में, 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है और लगातार जो ट्वीट आ रहे हैं, क्या ये संसद का सत्र ये इन्हीं चुनिंदा मुद्दों पर ब्लॉक होता हुआ भी दिखेगा क्या? क्योंकि मैंने शुरुआत में पहली लाइन यही कही, रोड मैप और रोड ब्लॉक, ये मुद्दे सारे रोड ब्लॉक करने वाले हैं क्या? एनटीए को लेकर जिस तरह से बयान आए, बगैर जांच के कह दिया कि भाई कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। महंगाई का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है, एनटीए का मुद्दा है, ईवीएम का मुद्दा है, इस सारे रोड ब्लॉक वाले मुद्दे हैं क्या? देखिए, सब निर्भर करेगा सरकार के अपने रुख पर। जो हमारे मित्र अनंत विजय कह रहे हैं या हम सब लोग कि विपक्ष तो निश्चित रूप से सारे मुद्दे उठाएगा। हाँ। वो तो राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एग्जिट पोल और शेयर मार्केट के बीच के रिश्ते को लेकर के, वो भी उठाएंगे। वो नीट तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। नीट से तो सारे युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। जैसे व्यापम का मुद्दा मध्य प्रदेश में था, वैसे ही नीट का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पे आ गया किस तरह से। तो ये मुद्दे उठेंगे और उठाने भी चाहिए विपक्ष को। विपक्ष है किस लिए? इसके अलावा महंगाई हो गई, अग्निवीर पर भी सज्जन कुमार ने बहुत अच्छी तरह से बताया। हालांकि चुनाव के पहले बहुत सारे लोग हमारे मित्र जो है अग्निवीर को मुद्दा ही नहीं मान रहे थे, वो तो, लेकिन अब सब मानने लगे, ये बड़ी बात सही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है सरकार का रुख क्या होगा विपक्ष के प्रति। पिछले 10 साल में जिस तरह सरकार का रुख विपक्ष के प्रति बहुत ही अलग तरह का रहा है, अगर शब्द दे सकते हैं विनोद जी आप? नहीं, वो अलग तरह का क्या? मैं अलग तरह का, तो मोहन भागवत जी के शब्दों में अगर कहूं, जो उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष जो है वो विरोधी नहीं है, प्रतिपक्ष है, तो प्रतिपक्ष मान करके आप चलेंगे तो निश्चित रूप से फिर कुछ कंस्ट्रक्टिव निकलेगा। लेकिन अगर प्रतिपक्ष को आप विरोधी मानेंगे, बल्कि कई बार ये विरोध तो शत्रुता के स्तर पर आ जाता है दोनों तरफ से, तो ऐसे में फिर संसद कैसे चलेगी? मुझे लगता है कि सरकार को भी थोड़ा लचीलापन लाना पड़ेगा, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। और एनडीए की सरकार जब है तो अपनी सीमाएं सरकार भी समझती है। अगर उसको संसद में कोई बिल पारित करवाना है तो वो निश्चित रूप से विपक्ष के साथ बातचीत करके, संवाद करके, कंसेंसस बना के चलना चाहिए। और अगर चलेगी तो काम अच्छा होगा, काम अच्छा होगा। नहीं चलेगी तो फिर टकराव। यूसीसी सरकार जिसे अपना कोर एजेंडा कह रही है, अर्जुन राम मेघवाल अभी भी कह रहे हैं कोर एजेंडा, इन्हीं के साथियों के भीतर से आवाज उठती रही कुछ महीने पहले तक कि हम लागू नहीं होने देंगे। इस पर फंसेगा क्या पेच? जी सर, प्लीज सर। यूसीसी की जो आपने बात की है, देखिए मुझे लगता है कि जो फंसेगा मामला या फंस सकता है वो आंध्र प्रदेश में जब चंद्रबाबू नायडू अपना घोषणा पत्र लागू करेंगे, मुस्लिम जो उन्होंने पूरा जो पॉइंट दिए हैं, मुस्लिम आरक्षण से लेकर के और मुसलमानों की तमाम सुविधाएं और जो देने के वादा है, जो कि पूरा लोकसभा चुनाव मुसलमानों को निशाने पर लेकर लड़ा गया लेकिन मैं उसका तो वो तब दोनों, क्योंकि बीजेपी वहां शामिल है सरकार में, तो क्या सरकार में रहेगी वो या सरकार से अलग होगी राज्य में, तब क्या स्थिति बनेगी, वो एक बड़ा कंटेंशियस इशू है। विजय जी, यूसीसी पर जल्दी से जवाब दे दीजिए। जी, यूसीसी मुझे नहीं लगता कि कोई अभी बड़ा इशू है। एक तो यूसीसी पर सरकार अभी तुरंत नहीं आ रही है, अभी ये सरकार शुरू होगी और
शुरू होते ही यूसीसी पर आ जाएगा ऐसा नहीं, इसके लिए बहुत वक्त लगेगा। और सरकार पहले भी कहती रही है कि इस पर एक कंसेंसस बनाई जाएगी, सब लोगों से बातचीत की जाएगी, वो एक्सरसाइज भी चल रही है। तो इसलिए ये समझ लेना कि यूसीसी कल ही आने वाला, सबसे पहला काम होने वाला वो तो कम से कम आप ये जरूर कह रहे हैं कि कंसेंसस बनाया जाएगा। नहीं, ये तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर 272 एक्सीड करते तो वो कंसेंसस की जरूरत नहीं, इसलिए सबकी अपनी अपनी जरूरत होती है, उसी तरह से आज कंसेंसस की जरूरत है। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट जिसको मैं शायद मिस कर रही थी, मुस्लिम आरक्षण। चंद्रबाबू नायडू तार ठोक कर कहते हैं मुस्लिम आरक्षण देंगे, घोषणा पत्र में बाकायदा लिखा हुआ उनके, और 10 पॉइंट्स में लिखा हुआ है। ये बीजेपी के लिए कैसी फेस सेविंग एक्सरसाइज होगी? कैसे बीजेपी फेस सेविंग एक्सरसाइज को कंडक्ट करेगी अगर चंद्रबाबू नायडू वो 4% मुस्लिम आरक्षण लागू करते हैं आंध्र प्रदेश में? वहां बिगड़ती है क्या बात? अनम्यूट करना पड़ेगा सज्जन जी। मैं अनम्यूट हूं। नाउ इट्स ऑडिबल, सुन पा रही हूं मैं जी। देखिए, पॉलिटिक्स में सबसे पहली बात तो है कि इस तरह के छोटे मोटे कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं हैंडल आराम से हो जाते हैं। नहीं, छोटे सज्जन, ये छोटा मोटा नहीं, पूरा इलेक्शन ड्राइव, पूरा इलेक्शन कैंपेन इसके मुखालफत में लड़ा गया, पूरा इलेक्शन कैंपेन हुआ मुखालफत में। नहीं, देखिए, बीजेपी इस पे डाइल्यूशन नहीं करेगी क्योंकि बीजेपी एक ओबीसी सेंट्रिक पार्टी है, और जब आप मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं जो हिंदू ओबीसीज हैं उनके बीच में जो मैसेज जाता है कि उनका हक काट के मुस्लिम्स को दिया जा रहा है। जो कर्नाटक में, देखिए, कर्नाटक में बीजेपी ने जो कमबैक किया बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग हार के बाद, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि ओबीसी का एक बड़ा वर्ग जिसने सिद्धारमैया के फेस को देखते हुए वोट किया था लोकसभा में, वो आया क्योंकि वहां पे वही गलती हुई जो यहाँ चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। तो आंध्रा में इक्वेशन क्या रहेगा, इस पे जरूर बहस हो सकती है, लेकिन विनोद जी इस पर कितना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ देख रहे हैं, या यहां पर टीडीपी किस तरीके से बिहेव करेगी आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण लागू करने को लेकर, यानी कि अपना घोषणा पत्र इंप्लीमेंट करने को लेकर? सर अनम्यूट कर दीजिए। ये चंद्रबाबू नायडू जो है वो निपुण पॉलिटिशियन है, जो उसने खुद बोलना था इस इशू पे, अपने बेटे से ऑलरेडी बुलवा दिया है कि इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता इस इशू पर। और भारतीय जनता पार्टी ने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं इससे भी बड़े बड़े पहले। जहां तक बीफ की कंजम्पशन की बात है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में किया है, गोवा में किया है। क्या प्रिंसिपल की बात करते हो? पॉलिटिक्स इज अबाउट पॉसिबिलिटी। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर बड़ा प्यारा नोट दे दिया आपने। अनंत विजय इट्स नॉट, प्लीज सर छोटी सी बात अनंत को बोल दो बिफोर अनंत टॉक्स, जल्दी से कह दीजिए। अनंत, तुम अजय विजय भी हो और अनंत भी हो, लेकिन वो तुम कह रहे हो ना अमृतकाल आ गया पत्रकारों के लिए। अरे पत्रकारों की तो कलर कोडिंग की हुई है बीजेपी ने, याद है ना आपको? आपके लिए अच्छा कलर कोड होगा, मुबारक है आपको, हम लोगों के लिए नहीं है अच्छा कलर कोड। अनंत 30 सेकंड में मुझे जवाब दे दीजिए। ये पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, ये पॉलिटिक्स ऑफ पॉसिबिलिटीज है, और इसमें सारी पार्टियां एक जैसी हैं। बहुत जल्दी मैं बहुत विनम्रता पूर्वक विनोद जी को कहना चाहता हूं कि सर हम हमेशा आप ही के हिसाब से कलर कोड तो नहीं रहेगा ना। बहुत लंबे समय तक आपने अपने मन मुताबिक 10 साल हो गए हमारे कलर कोड को। नहीं 10 साल हो गए, कोई बात नहीं, अभी और चलाइए सर। बहुत लंबे समय तक कलर चलाइए, हमारी सेहत पे कोई असर नहीं है। चलिए खैर खैर खैर, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। खैर अनंत आज के लिए माफी चाहती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ आप मुझे जी आपको 1 सेकंड देना हो। कह लीजिए प्लीज कहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत लंबे समय तक विनोद जी जैसे पत्रकारों ने कलर कोड एंजॉय किया है, कुछ अपने बाद वालों को भी कलर कोड एंजॉय करने दीजिए सर। इस पर इतना, और मेरी तो सर आप दोनों से गुजारिश है, कि पत्रकारिता की जमात को कम से कम इस कलर कोट वाले नैरेटिव से बचाने की जिम्मेदारी अनंत विजय की भी है, और विनोद जी की भी है, और मेरी स्वयं की भी, और इस पैनल में बैठे हुए सारे लोगों की है। कम से कम ये साख, ये वजूद, ये इकबाल पत्रकारिता का जिंदा रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। संडे स्पेशल एडिशन, और 24 जून को असल लड़ाई इस देश की नई सरकार की शुरू होगी। इजाजत दीजिए।